नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको नवमांश कुंडली से संबंधित कुछ बहुत ही रोचक जानकारी देने वाले हैं। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली की मैचिंग करेंगे आप और अपनी कुंडली से संबंधित बहुत ही रोचक पॉइंट्स आप जान सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली की मैचिंग करते हुए कुछ नवमांश कुंडली से जुड़े हुए रोचक और महत्वपूर्ण सूत्र सीखते हैं। देखिए, आपको अपनी पहला सूत्र मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से बिना गुणा गणित के। लगन कुंडली में आप देखिए, ये जो ऊपर का चतुर्भुज होता है सबसे ऊपर, इसको पहला घर बोलते हैं, इसी को लग्न बोला जाता है। लग्न मतलब शरीर। तो आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए कि लग्न में कौन सी गिनती लिखी है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती अवश्य ही लिखी होगी। ये जो गिनतियां होती हैं ये राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपको देखना है कि आपका जो लगन है वह किस राशि का है। 1 से 12 के बीच में कौन सी गिनती है। जो गिनती आपके लग्न में लिखी हुई है, अगर वही सेम गिनती नवमांश में भी लिखी रहे तो इसे बोलते हैं लग्न वर्गोत्तम। क्या बोलते हैं? लग्न वर्गोत्तम। वर्गोत्तम का अर्थ समझ लीजिए, इसमें अपने आप स्पष्ट है कि वर्गोत्तम, उत्तम मतलब उत्तम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की लग्न कुंडली जो है उत्तम हो गई है। लग्न ही वर्गोत्तम हो गया। सेम गिनती लग्न कुंडली के पहले भाव में और सेम गिनती नवमांश कुंडली के पहले भाव में हो तो लग्न वर्गोत्तम हो जाता है। मान लेते हैं किसी के लग्न कुंडली में 8 नंबर की गिनती लगन में है, वही 8 नंबर की गिनती नवमांश के भी लगन में हो जाए तो इसे लग्न वर्गोत्तम बोलेंगे। लग्न वर्गोत्तम वाला व्यक्ति शरीर से मजबूत होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति अधिक होती है और उसके जीवन में हर प्रकार से धन हो, सुख साधन हो, संतान हो, इनका अच्छा फल ज़्यादा मिलता है। भाग्य के अनुरूप पूरा भाग्य का फल इनको मिल जाता है। अगर लग्न वर्गोत्तम हो गया तो यह बहुत ही अच्छा पॉइंट बन जाता है। तो आप लग्न वर्गोत्तम का देख लीजिए आपकी कुंडली में या आपके परिवार की किसी कुंडली में है या नहीं। अब लग्न के बाद हम अन्य ग्रहों के वर्गोत्तम को भी जानेंगे। दूसरा सूत्र हमारा जो है वह यह है, आप यह देखिए अपनी लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह किस किस गिनती पर बैठा हुआ है। मैं यहाँ पर एक कुंडली क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ 8 है तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब मान लीजिए किसी की लग्न कुंडली में आपका सूर्य जहाँ बैठा है उसको देखिए, जहाँ चंद्र बैठा है उसको देखिए, बुध किस गिनती पर बैठा है, गिनतियों से मतलब है किस गिनती में कौन सा ग्रह है, आप इस चीज़ को देख लीजिए अपनी कुंडली में। एक उदाहरण कुंडली मैंने आपके समक्ष बना दिया है, आप इस चीज़ को देखिए। इसमें जो है मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में शनि 11 नंबर की गिनती पर बैठा है, तो अगर वही शनि नवमांश कुंडली में भी 11 नंबर की गिनती पर बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, जरूरी नहीं है कि लग्न कुंडली में जिस भाव में बैठा हो। ये जो गिनतियां होती हैं ये भाव नहीं होते, भाव हमेशा फिक्स है। पहला भाव यही हमेशा ऊपर का होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा इसी क्रम में चलता है। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में जिस राशि में कोई ग्रह बैठा है उसी राशि में नवमांश कुंडली में भी बैठा हो, उसी राशि में अर्थात उसी गिनती में नवमांश में बैठा हो तो वह ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। वह ग्रह वर्गोत्तम होने का मतलब हो गया कि वह उत्तम फल देने में सक्षम हो गया। इस कुंडली में बुध 4 नंबर की गिनती पर बैठा है लग्न कुंडली में। अब मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में भी
बुध 4 नंबर की गिनती पर ही बैठा हो, कहीं भी 4 नंबर, मान लिया 4 यहाँ है, बुध यहाँ है, जिस गिनती में ग्रह लगन में है उसी गिनती में नवमांश में हो तो वर्गोत्तम, उस ग्रह का रिजल्ट आपके जीवन में अच्छा आएगा। अगर वह आपकी लग्न कुंडली में केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है तो और भी बेहतर है। मान लीजिए किसी का धन भाव जो है, द्वितीय भाव को धन भाव बोलते हैं, धन भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, जिस गिनती में धन भाव में ग्रह बैठा है उसी गिनती में नवमांश कुंडली में भी बैठ जाएगा तो धन के लिए योग अच्छा हो गया। दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह या दसम भाव का जो स्वामी होगा वह वर्गोत्तम हो जाए तो कैरियर के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रह लगन और नवमांश में सेम राशि में स्थित होकर के वर्गोत्तमी हो जाता है, अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है, कौन सा ग्रह किस गिनती पर, गिनती मतलब राशि, नीच होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सबकी यहाँ पे नीच राशि है, यहाँ पे उच्च राशि है, और कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है यहाँ पर लिखा गया है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य को हम इस उदाहरण में ले लेते हैं, सूर्य 1 नंबर पर उच्च का होता है, जहां 1 नंबर लिखा है वहां पे सूर्य बैठा है, उच्च का है लगन कुंडली में। अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है लेकिन नवमांश में नीच का हो जाए तो वह ग्रह उच्च का फल नहीं दे पाएगा, वह ग्रह सामान्य रिजल्ट देने लगेगा। लग्न कुंडली आप ऐसे जानिए कि दिस इज ट्री एंड नवमांश कुंडली इज फ्रूट, यह पेड़ है और यह उसका फल है। लग्न कुंडली इज द आउटर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी एंड नवमांश कुंडली इज द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। लग्न कुंडली जो है यह बाहरी शरीर है, नवमांश उसकी ताकत है। तो कोई ग्रह अगर लगन में उच्च का है, नवमांश में नीच का हो गया तो उसका फल कथन क्या हो जाएगा, सामान्य रिजल्ट देगा या सामान्य से कम ही दे पाएगा। लेकिन अगर इसी का विपरीत हो जाए, जैसे मान लीजिए लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, गुरु 10 नंबर की गिनती पर नीच का होता है, सूर्य 7, चंद्रमा 8, मंगल 4, बुध 12, अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह इन गिनतियों पर बैठा है तो नीच का है, इन गिनतियों पर बैठा है तो वह उच्च का है। 7 नंबर पे शनि उच्च का है, यहाँ पर शनि लिखा गया, 7 नंबर की गिनती पर कहीं भी शनि बैठा है तो उच्च का है। लेकिन अगर वही शनि नवमांश कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर बैठ गया तो नीच का है, शनि 1 नंबर में नीच होता है। यानी अगर कोई ग्रह नवमांश में नीच का हो, लगन में नीच का हो और नवमांश में उच्च का हो जाए तो वह आपको उत्तम फल प्रदान करेगा, अच्छा फल देगा, क्योंकि बाहर से तो वह सुंदर नहीं है लेकिन अंदर से वह एक नोबेल ग्रह आपके लिए होने वाला है। लग्न जो है ये हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी जो बनी हुई है और उसका अंदर का जो क्वालिटी है वो नवमांश है। तो अगर कोई ग्रह लगन में उच्च का है, नवमांश में नीच का है तो सामान्य फल या खराब फल भी दे सकता है। लेकिन अगर लगन में नीच का हो, नवमांश में उच्च का हो जाए तो उत्तम फल देने में सक्षम हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अगर कोई ग्रह लगन में चाहे जिस राशि में बैठा हो, चाहे जिस गिनती में हो, लेकिन नवमांश में वह स्वराशि का हो जाए यानी स्वागृही हो जाए, अपने घर में हो जाए, तो वह ग्रह भी उत्तम फल देता है अपने कारक और जिस भाव का स्वामी है उससे संबंधित उत्तम फल देने लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए इस कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा है, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं 11 नंबर की गिनती पर, लेकिन यही सूर्य नवमांश में 5 नंबर की गिनती पर, चंद्रमा 4, मंगल 1, 8, बुध 3, 6, गुरु 9, 12, शुक्र 2, 7, शनि 10, 11 नंबर की गिनती पर नवमांश में हो तो वे स्वराशि के हैं और वे मधुर फल देंगे। स्वराशि के ग्रह ऐसे ग्रह जो अपनी ही राशि में बैठते हैं वो मधुर फल प्रदान करते हैं, तो मधुर फल आपको मिलेगा। अगर कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में चाहे जिस राशि में है, नवमांश कुंडली में मित्र के घर में होगा,
कोई भी ग्रह नवमांश में मित्र के घर में होगा तो अच्छा फल देगा और शत्रु के घर में होगा तो खराब फल देगा। जैसे सूर्य के शत्रु कौन कौन है? सूर्य के शत्रु शुक्र हैं, शनि हैं और बुध सम है। तो अगर सूर्य 2 नंबर, 7 नंबर, 10, 11 नंबर की गिनती पर नवमांश में है तो शत्रु के घर में है। इसी प्रकार से चंद्रमा का शत्रु बुध हो जाएगा, शुक्र और शनि हो जाएंगे। हालांकि शनि सम व्यवहार करता है फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। मंगल का शत्रु, प्रबल शत्रु बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शनि हो जाएगा। यानी आप ऐसे जानिए कि बुध, शुक्र और शनि मित्र हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु मित्र हैं। अगर ये एक दूसरे के घर में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु एक दूसरे के घर में होंगे तो मित्र के घर में, बुध, शुक्र, शनि एक दूसरे के घर में होंगे तो मित्र के घर में, अन्यथा शत्रु घर में। यानी नवमांश कुंडली में कोई ग्रह अगर मित्र के घर में बैठा हुआ है तो उसकी स्थिति आनंद की होती है। अब वह ग्रह अगर आनंद की स्थिति में है तो आपको भी आनंददायक फल देगा, और अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा है तो उसकी स्थिति भयभीत की होती है। अगर आप अपने शत्रु के घर गए हैं, बैठे हुए हैं, तो आपका मन कैसा रहेगा? भयभीत रहेगा ना। तो शत्रु के घर में बैठा हुआ ग्रह भयभीत फल देता है, यानी वह उसकी दशा अंतर्दशा में कार्य हो, धन हो, कोई भी काम करेंगे तो उसमें अप एंड डाउन्स का भय आपको बना रहने वाला है। अगले सूत्र पे चलते हैं। बहुत ही रोचक सूत्र और नया सूत्र मैं बता रहा हूँ। इतने सारे सूत्र तो बहुत से लोग जानते भी रहे होंगे, एक नया सूत्र मैं आपको बताता हूँ। आप यह देखिए कि आपकी नवमांश कुंडली में जो पहला भाव है, जो लगन है, उसमें कौन सी राशि है। जो गिनती लिखी होगी वैसी ही राशि, गिनती को ही राशि बोलते हैं। मान लीजिए ये उदाहरण कुंडली हमने ले लिया वृश्चिक लगन की, लग्न कुंडली में। अब नवमांश कुंडली में मैं मान लेता हूं कि नवमांश कुंडली धनु लगन की है, 9 नंबर की गिनती है। नवमांश कुंडली में लगन में जो राशि है उस राशि को देखिए लग्न कुंडली में किस भाव में है। अगर आप इस उदाहरण कुंडली को देखेंगे तो आप वृश्चिक लगन की, तो 9 नंबर की गिनती कहाँ है? धन भाव में है। तो आप ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो भी लग्न के जिस भाव की राशि नवमांश के लगन में पड़ेगी, व्यक्ति का स्वभाव और झुकाव उसी तरफ रहेगा। 9 नंबर कहाँ पड़ा हुआ है? धन भाव में। यानी धन, लग्न कुंडली के धन भाव की राशि नवमांश के लगन में है, इस व्यक्ति का रुझान धन की तरफ अधिक रहेगा। द्वितीय भाव से परिवार और कुटुंब का विचार होता है, परिवार कुटुंब की तरफ रहेगा, धन कमाएगा और परिवार कुटुंब पर खर्चा भी करेगा। मान लीजिए जो तीसरे, अगर लग्न की राशि नवमांश की राशि दोनों एक होगी तो मैंने पहले बता दिया लग्न वर्गोत्तम। अगर लग्न कुंडली के द्वितीय भाव की राशि नवमांश कुंडली के लगन में पड़े तो धन और परिवार के प्रति अधिक झुकाव। अगर तीसरे भाव की राशि लग्न कुंडली के नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में पड़े, लग्न कुंडली के तृतीय भाव की राशि नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में पड़े तो व्यक्ति पराक्रमी और साहसी होगा, पराक्रम और साहस दिखाने में ज़्यादा रुचि लेगा, भाई बहनों के प्रति झुकाव अधिक रहेगा, छोटी यात्राएं उस व्यक्ति की अधिक होंगी, क्योंकि ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। अगर चौथे भाव की राशि नवमांश कुंडली के लगन में पड़ जाए तो चौथे भाव से क्या देखते हैं? भूमि, भवन, वाहन। ऐसे व्यक्ति का झुकाव, रुझान भूमि, भवन, वाहन के प्रति अधिक रहेगा। व्यक्ति गाड़ियों का शौकीन, जमीन खरीदने का शौकीन। हालांकि कुंडली में जो धन राजयोग होगा फल उसी के अनुरूप मिलेगा, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव ये आप जान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के छठे भाव की राशि लगन में पड़ जाए, छठा भाव किसका होता है? लड़ाई झगड़े का होता है, वाद विवाद का होता है, तो ऐसा व्यक्ति वाद विवाद करने में निपुण रहेगा। आप देखे होंगे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा कोई ना कोई बिंदु ढूंढते रहते हैं बहस और लड़ाई के लिए, तो ऐसा योग हो जाएगा। अगर सप्तम भाव की राशि यहाँ पर पड़ जाए तो व्यक्ति पार्टनरशिप के लिए लालायित रहेगा, बिजनेस के लिए लालायित रहेगा और पत्नी अनुरागी रहेगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। दसम भाव की जो लग्न कुंडली की जो दसम भाव की राशि है, अगर वह नवमांश कुंडली के लगन में पड़ जाए तो दसम भाव किस चीज़ का है? कर्म का है। ऐसा व्यक्ति कर्म प्रधान हो जाएगा, काम करने में, नाम कमाने में
और हमेशा जो है पुरुषार्थ करने में भरोसा रखेगा। नवम भाव की जो राशि है अगर वह पड़ जाए, नवम भाव की राशि अगर नवमांस के लगन में पड़े तो नवम भाव किसका है? भाग्य का, यानी भाग्य की ही राशि नवमांस के लगन में है। व्यक्ति जो कुछ हासिल करेगा भाग्य के बल पे, मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, लेकिन जब वह मेहनत करेगा तो भाग्य अवश्य ही उसको पीछे से सपोर्ट दे देगा। अगर वह 3 यूनिट का बल लगाएगा और तो भाग्य उसको 4 यूनिट का रिजल्ट दे देगी। अष्टम भाव की राशि अगर लगन में होगी यानी 6, 8 और 12 लग्न कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव की राशि नवमांस कुंडली के लगन में पड़ना अच्छा नहीं है। स्वभाव को बिगाड़ता है, खर्चे बढ़ा देता है, थोड़ा सामाजिक नहीं होने देता, ये सब चीज़ आप जान सकते हैं। लाभ भाव का स्वामी अगर पड़ जाएगा तो व्यक्ति की अभिरुचि जो है इच्छाओं की पूर्ति में हो जाएगी, व्यक्ति मनोकामना पूर्ति में लगा रहेगा। पंचम भाव का हो जाएगा तो व्यक्ति ज्ञान और विद्या प्राप्त करने में मन लगाएगा, संतान के प्रति केयरिंग हो जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको ये बताया। अब अगले सूत्र पे चलेंगे कि अगर आपके नवमांस कुंडली में, बहुत ही रोचक सूत्र यह भी है, लगन कुंडली आपने देख लिया कि व्यक्ति मांगलिक नहीं है, वैवाहिक जीवन ठीक है, सप्तम भाव ठीक है, तो आप यह देखिए कि क्या नवमांस कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, सबकी कुंडली में चौथा भाव यही होगा, नवमांस कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है या क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर नवमांस कुंडली के चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह में कौन से आएंगे? शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, ये क्रूर ग्रह में आएंगे। तो अगर नवमांस कुंडली के 4th हाउस में शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु हो या इनकी दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में तकरार होता रहेगा। और अगर लग्न कुंडली से भी वैवाहिक जीवन के खराब होने का योग मिल जाए, मांगलिक हो, सप्तम में नीच का ग्रह हो, सप्तमेश 6, 8, 12 में हो, यहाँ भी क्रूर ग्रह बैठा हो लग्न कुंडली के सप्तम में, तो आप इस चीज़ को एक बार जरूर मिलाइए। अगर यहाँ से वैवाहिक जीवन खराब दिख रहा है तो नवमांस कुंडली के चौथे भाव को भी देख लेना चाहिए। शुभ ग्रह बैठा होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वैवाहिक, क्योंकि ये चौथा भाव किसका होता है? सुख का, और नवमांस कुंडली दाम्पत्य के लिए देखा जाता है, तो दाम्पत्य का सुख यानी चौथा भाव, चौथे भाव में शुभ ग्रह होगा, शुक्र हो, गुरु हो, बुध हो और चंद्रमा हो, तो ये अगर बैठे हैं या इनकी दृष्टि है तो वैवाहिक सुख बढ़ाएंगे, और अगर ये बैठे हों तो तकरार, कलह और वाद विवाद अनावश्यक करवाएंगे। यह सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र यह है कि अगर नवमांस कुंडली का जो लग्न है, नवमांस कुंडली का जो लग्न है, अगर वहाँ पर यानी इस पहले भाव में कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हो, अगर सूर्य बैठा हो 7 नंबर की गिनती पे, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर इसी भाव में, मंगल 4 नंबर की गिनती पर, बुध 12 नंबर की गिनती पर, गुरु 10 नंबर की गिनती पर, शुक्र 6 नंबर की गिनती पर, शनि 1 नंबर की गिनती पर यहाँ पर बैठा हुआ हो तो, और एक चीज़ और, अगर बैठा हुआ हो तो क्या होगा कि आपका जो साथी होगा, जीवन साथी होगा, वह बेकार होगा, खराब स्वभाव का होगा, आपकी शादी जो है सही मैचिंग में नहीं हो पाई है, यानी जीवन साथी अच्छा नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा एक सूत्र और है, जो नवमांस कुंडली का स्वामी बना लग्न का, नवमांस के लग्न में अगर नीच का ग्रह बैठा हो तो एक कारण तो ये बनेगा खराब जीवन साथी के। दूसरा, अगर नवमांस कुंडली के लग्न का स्वामी जो है वह नीच राशि में हो, जैसे यहाँ मान लिया नवमांस कुंडली के लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 का स्वामी कौन होता है? गुरु। अब आपको देखना है कि क्या नवमांस कुंडली में ही वह गुरु नीच का तो नहीं है, कहीं 10 नंबर की गिनती पर तो नहीं बैठा है। नवमांस कुंडली के लगन में 5 नंबर लिखा, 5 का स्वामी कौन है? सूर्य। अब पूरी नवमांस कुंडली में कहीं भी सूर्य 7 नंबर पर बैठा है तो नीच का है, तो भी खराब जीवन साथी मिलेगा। अगर ये दोनों स्थितियां हो जाएं, लगन में भी नवमांस के बैठा हुआ ग्रह
नीच का हो और लग्नेश भी नीच का हो तो आपका दुर्भाग्य है कि आपको बहुत ही खराब जीवन साथी मिलेगा। दोनों में से एक नीच होगा, एक सही होगा तो मिला जुला असर मिलेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में खराब आ गया तो आपका ये दुर्भाग्य है, आपको झेलना पड़ेगा। अभी मैंने आपको वर्गोत्तम बताया था शुरू में कि कोई भी ग्रह लग्न में जिस राशि में है नवमांश में उसी राशि में हो तो वर्गोत्तम हो जाता है। इस वर्गोत्तम को राशि वर्गोत्तम बोलते हैं। अब एक मैं बहुत ही गोपनीय सूत्र बताने चल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। राशि वर्गोत्तम मैंने बताया, इसी प्रकार से तत्व वर्गोत्तम होता है। क्या तत्व? हर ग्रह का एक तत्व होता है। तत्व वर्गोत्तम जो भी राशियां हैं 1 से 12 तक, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 12 राशियों को मैंने लिख दिया है। ये जो 12 राशियां हैं इनके स्वभाव हैं, जैसे 1 नंबर 5 नंबर और 9 नंबर की गिनती जो होती है ये अग्नि तत्व की होती है। मेष सिंह धनु अग्नि तत्व की है। और 2 6 10 वृष कन्या और मकर पृथ्वी तत्व की हैं। 3 7 11 ये वायु तत्व की राशियां हैं। 4 8 12 जल तत्व की राशियां हैं। इसको मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। किसी राशि का तत्व क्या है इसे कैसे याद रखेंगे, ऐसे आप अंगुलियों पे गिन के याद कर सकते हैं। देखिए ऐसे गिनिए, 12 राशियां होती हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ये इन्हीं 4 अंगुलियों पर 12 राशियों को रख लीजिए, फिर रिपीट करते रहिए और याद कर लीजिए अपवज। आ पा वा जा। आ मतलब अग्नि, पा मतलब पृथ्वी, वा मतलब वायु, जा मतलब जल। जो अपवज जिस अंगुली पर जो राशि पड़ेगी वही तत्व हो जाएगा। आपको जानना है कि 6 नंबर की राशि क्या है, तो 6 गिनिए पहले कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पड़ा। और याद करने के लिए मैंने क्या बोला था, अपवज। आ पा यानी पा मतलब पा यहाँ पर पड़ा, पा से पृथ्वी, आ से अग्नि, वा से वायु, जा से जल। इस प्रकार से आप राशियों का स्वभाव याद रख सकते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह अग्नि स्वभाव वाले अग्नि तत्व की राशि में बैठा है और नवमांश में भी अग्नि तत्व की राशि में बैठा है तो उसे तत्व वर्गोत्तम कहेंगे। लगन कुंडली में मान लीजिए कि गुरु आपका 5 नंबर की गिनती पर है। अब ये 5 नंबर की गिनती किस में आती है, अग्नि में। अब वही गुरु नवमांश कुंडली में भी अग्नि वाली ही राशि पर हो, जैसे 1 5 9 किसी भी राशि पर हो, 1 पर हो, 5 पर हो, 9 पर हो, तो गुरु तत्व वर्गोत्तम हो गया। यानी लग्न कुंडली में भी अग्नि में है और नवमांश में भी अग्नि में है। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में पृथ्वी वाली राशि में हो, इन 3 गिनतियों में से किसी पर हो, और नवमांश में भी इन्हीं 3 गिनतियों में से किसी पर हो तो वर्गोत्तम। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में इन 3 में से किसी गिनती पर हो और नवमांश में भी इन्हीं 3 में से किसी गिनती पर हो तो तत्व वर्गोत्तम। कोई ग्रह लग्न कुंडली में इन 3 राशियों में हो, 4 8 12 में लग्न कुंडली में हो और नवमांश कुंडली में भी इन्हीं में से किसी एक पर हो 4 8 12 में तो तत्व वर्गोत्तम। ऐसा नहीं है कि लग्न में 4 नंबर पर है कोई ग्रह तो नवमांश में भी 4 नंबर पर हो, इसको तो राशि वर्गोत्तम बोलेंगे। मान लीजिए लगन में 4 नंबर पर मंगल है और नवमांश में 8 नंबर पर आ गया तो ये तत्व वर्गोत्तम हो गया, क्योंकि 4 मतलब जल और 8 मतलब भी जल होता है। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और जो मैंने याद करने का एक सूत्र बताया उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए।